एम लक्ष्मीकांत के साथ एक बार फिर से हाजिर हैं। भाग संख्या 3 में आपका स्वागत है, जो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें हम अध्याय संख्या 17 से शुरू करेंगे। राष्ट्रपति, फिर 18 उपराष्ट्रपति और फिर प्रधानमंत्री, फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद से शुरू करते हुए सारी चीज़ें, संसद और सुप्रीम कोर्ट वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, संविधान के भाग 5 जो है उसमें अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक का जो भाग है वो कार्यपालिका का वर्णन करता है। हमने ये समझ रखा है कि जो भाग 5 है उसमें 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद आते हैं। उसमें 52 से 151 तक में कार्यपालिका है, संसद है, सुप्रीम कोर्ट है, इसके अलावा मतलब नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी हैं। तो उसमें जो 52 से 78 तक का भाग है वहाँ पर संघ की कार्यपालिका, और कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी शामिल होते हैं। 52 से 78 तक। तो 52 से 78 तक का भाग कार्यपालिका का वर्णन करता है, और 79 से 122 तक के भाग में जो हम पढ़ते हैं वो है हमारे संविधान में 52 से लेकर के 151 तक के अनुच्छेद जो हैं वो भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 में 52 से शुरू करके अगर 78 तक की बात करें तो ये आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत, जिसमें 52 से लेकर के 73 तक जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में दिए हुए हैं। 52 से 73 तक, और पीछे बचे 74, 75, 76, 77, 78 इनको कहते हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। ठीक है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी ये मिलके बनती है कार्यपालिका। तो 52 से 78 तक कार्यपालिका होगी। ठीक है। फिर 79 से लेकर के 122 तक जो आते हैं वो आते हैं संसद में। हालांकि 123 भी संसद में ही है। 79 से 122 तक हो गए वो, और 123 जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है संसद के विश्रांति काल में, उसकी राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, वो भी संसद के अंतर्गत जाती है। तो संसद है 79 से लेकर के 122 प्लस 123। फिर 124 से लेकर के सुप्रीम कोर्ट शुरू होता है 147 तक। 124 से 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय है, और 148 से 151 तक जो है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। फिर से बता देता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। 52 से लेकर के 78 तक में कार्यपालिका आती है। 52 से 73 तक के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए। 74 से 78 तक में जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी हो गए। 79 से 147 तक जो है 79 से 122 तक जो है 79 से 122 तक संसद में, प्लस 123 भी संसद में ही है। और 124 से 147 तक जो है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, और 148 से 151 भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 52 से 78 तक में कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। प्रधानमंत्री क्या हुआ, मंत्रिमंडल का हिस्सा ही हो गया। अब देखिए, मंत्रिपरिषद जो होती है उस मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री भी तो होता है, और मंत्री तो जितने भी होते हैं वो होते ही होते हैं, और महान्यायवादी। तो 52 से 78 तक में, 52 से 73 तक में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हो गए, और 74 से 78 तक में जो है पूरी मंत्रिपरिषद होगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है और महान्यायवादी भी साथ में आ गया। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है। बात करते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन की। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, निर्वाचित। दूसरे, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य के जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं। इसके अलावा तीसरा, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी में निर्वाचित सदस्य। इस प्रकार सदन के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और राज्य विधान परिषद जो होती है, द्विसदनीय विधायिका जो होती है राज्यों में, उस विधानसभा के सदस्य चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो, और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं। कौन कौन? भाई देखो,
मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के संसद के, कार्यपालिका हो मतलब चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, मतलब संसद के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं ले सकते। इसके अलावा राज्य विधान परिषद के तो दोनों ही सदस्य भाग नहीं ले सकते। और कोई केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी विधानसभा है, तो उसके मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं ले सकते। जब कोई सभा विघटित हो गई हो तो उसके सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान नहीं करते हैं। उस स्थिति में भी जबकि विघटित सभा का चुनाव राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो, मतलब ये है कि सभा विघटित हो गई हो और उस स्थिति में भी चुनाव नहीं करेंगे जबकि जो सभा है, विघटित सभा का चुनाव जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन से पूर्व न हुआ हो। मतलब है कि राष्ट्रपति के चुनाव से अगर पूर्व सभा तैयार नहीं होगी फिर से, तो वो भाग नहीं लेगी। बात इतनी सी है। संविधान में ये प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है। साथ ही राज्यों एवं संघ के मध्य समानता, इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती हैं। अब मतों की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे? सबसे पहले तो प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या कितनी बनेगी, और फिर संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की मतों की संख्या कितनी बनेगी बताता हूँ। देखिए, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त होती हैं। मतलब ये है कि प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या जो है, मतों की संख्या बताई जा रही है। मत का जो संख्या है वो उस राज्य की जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और 1000 के गुणनफल से प्राप्त होती है। मतलब यह है कि राज्य की कुल जनसंख्या कैसे बनेगी? एक विधायक का मतलब मतों की संख्या कितनी हुई, तो विधायक का मत टोटल और विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य और इंटू 1000 राज्य की कुल जनसंख्या। मतलब फॉर्मूला यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि एक विधायक के मत का मूल्य, तो एक विधायक के मत का मूल्य कैसे निकालेंगे? राज्य की कुल जनसंख्या बटे में राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य। विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं और ऊपर कुल जनसंख्या राज्य की कितनी है। राज्य की कुल जनसंख्या में विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या का भाग दे देंगे और बटे में भी 1000 का भाग दे देंगे, तो एक विधायक के मत का मूल्य निकलाएगा। अब मान लो विधायक हमने चुन ली, सारे विधायक चुन गए। अब राज्य की कुल जनसंख्या कैसे आएगी? चुने हुए कुल विधायक और राज्य के निर्वाचित कुल सदस्य और इंटू 1000, यानी प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या को उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों तथा 1/1000 मतलब 1000 से गुणा करने पर भाग देने पर 1000 के गुणनफल से प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर प्राप्त होती हैं। मतलब ये है कि प्रत्येक विधानसभा निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या जो है, मत का जो मूल्य है वो कैसे प्राप्त होगा? मत का मूल्य प्राप्त होगा राज्य की कुल जनसंख्या और भाग देना है विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या से और गुणा 1000 से है। मतलब निर्वाचित राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य का 1000 गुणा करके भाग देना है राज्य की कुल जनसंख्या में, तब एक विधायक के मत का मूल्य या मतों की संख्या निकल आएगी। दूसरी ओर संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की भी संख्या जो है राज्यों के विधायकों के मतों के मूल्य को संसद के कुल सदस्य संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब ये है कि एक संसद के मतों के मूल्य जो है वो सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या प्राप्त होती है। सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं उन विधायकों के मतों का कुल मूल्य मतलब जोड़ दो, तो अलग अलग विधायकों के मतों का जो मूल्य है उसे जोड़ दो और भाग देना संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। संसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देना है, निकल आएगा एक संसद के मतों के मूल्य, एक संसद सदस्य के मतों का मूल्य। राष्ट्रपति का चुनाव जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है। मतों का ये निश्चित भाग
कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों, यहाँ केवल एक ही उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होता है। मतलब निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में जोड़ करके प्राप्त होता है। भाग देने पर भागफल के में एक जोड़कर प्राप्त होता है। यानी निश्चित मतों का भाग जो है कुल वैध मत बटे 2, कुल वैध मत में 2 का भाग दे देंगे और 1 जोड़ देंगे साथ लास्ट में। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता 1, 2, 3, 4 अंकित करनी होती हैं। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवार की उतनी वरीयता आदि दे सकता है जितने उम्मीदवार होते हैं। मतलब प्रत्येक सदस्य को वरीयता देनी आवश्यक है। प्रथम चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है तो वह निश्चित घोषित हो जाता है, अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती हैं। प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है तथा इसकी द्वितीय वरीयता के मत अन्य उम्मीदवार के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच एवं फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं और उसका फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। मतलब निर्वाचक मंडल के किसी सदस्य का पद रिक्त होने पर उसको चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्ति को अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे तथा प्रभावी बने रहेंगे। संविधान सभा के कुल सदस्यों ने अप्रत्यक्ष चुनाव व्यवस्था की आलोचना की थी तथा राष्ट्रपति के चुनाव को अलोकतांत्रिक बताया तथा प्रत्यक्ष चुनाव का प्रस्ताव किया था। हालांकि संविधान निर्माताओं ने अप्रत्यक्ष चुनाव को निम्नलिखित कारणों से चुना। अब किस कारणों से जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का, और वो किस कारणों से संविधान सभा ने चुना। तो पहला कारण है कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव संविधान में परिकल्पित सरकार की संसदीय व्यवस्था के साथ सद्भाव रखता है। मतलब ये है कि राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव होना संविधान में जो परिकल्पित सरकार है, संसदीय व्यवस्था, उसके साथ सद्भाव है। ये सद्भावना का विचार है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी होता है तथा मुख्य शक्तियाँ प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। यह एक अव्यवस्था होती है। यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव होता तो उसे वास्तविक शक्तियाँ नहीं दी जाती। मतलब ये एक अव्यवस्था हुई इनके राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव करते और फिर उसे वास्तविक शक्तियाँ न देते तो अच्छा नहीं रहता, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। दूसरी बात, विस्तृत निर्वाचन गुणों को देखते हुए राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष चुनाव अत्यधिक खर्चीला तथा समय एवं ऊर्जा का अपव्यय होता है। ये देखते हुए एक प्रतीकात्मक प्रमुख ऐसा करना संभव नहीं था। संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति का चुनाव केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने इसे प्राथमिकता नहीं दी क्योंकि संसद में एक दल का बहुमत होता है जो निश्चित तौर पर उसी दल के उम्मीदवार को चुनेगा और ऐसा राष्ट्रपति भारत के सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। वर्तमान व्यवस्था में राष्ट्रपति संघ तथा सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व करता है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में यह कहा गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का शब्द का प्रयोग गलत है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व 2 या 2 से अधिक स्थान भरने होते हैं। राष्ट्रपति के मामले में केवल एक ही पद है। बेहतर होता कि इसे प्राथमिक अथवा वैकल्पिक व्यवस्था कहा जाता है। इस प्रकार एकल संक्रमणीय मत के आधार पर यह आलोचना की गई है। किसी भी मतदाता का मत केवल एक न होकर बहुसंख्यक होता है। अर्हताएं, शपथ एवं शर्त। अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें। राष्ट्रपति की पद हेतु अर्हताएं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति की निम्न अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है, वह संघ सरकार में अथवा किसी राज्य सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लाभ के पद पर न हो, एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता है। इस प्रकार राष्ट्रपति के पद के लिए अर्ह उम्मीदवार होगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमानत के रूप में जमा करेगा
और यदि उम्मीदवार डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह राशि जब्त हो जाती है। और 1997 से पूर्व प्रस्तावकों व अनुमोदकों की संख्या 10-10 थी। जमानत राशि 25,000 थी, लेकिन ये अब राशि 2500 की बजाय 2500 थी, 2500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी है। और अनुमोदकों की संख्या 10-10 से बढ़ा करके 50-50 कर दी है। 1997 से पूर्व जो है प्रस्तावक भी 10 चाहिए थे, अनुमोदक भी 10 चाहिए थे, लेकिन अब 50-50 चाहिए प्रस्तावक और अनुमोदक दोनों। और जमानत राशि 2500 रुपये होती थी, लेकिन अब 1997 के बाद से भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। और 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो राशि जब्त हो जाएगी, ताकि उम्मीदवारों को हतोत्साहित किया जा सके जो गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान लेता है। अपनी शपथ में राष्ट्रपति शपथ लेता है, मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा। दूसरा, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा। इसके अलावा भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाई जाती है। मतलब मुख्यतः मुख्य न्यायाधीश जो है सुप्रीम कोर्ट का, वो दिलवाता है। अन्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के रूप में जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है, इसी प्रकार शपथ लेनी होती हैं। अब मैं आपको कुछ राष्ट्रपति बता देता हूँ। हमारे पहले राष्ट्रपति 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने, ठीक। और उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी थे KT शाह, ठीक। इनके राजेंद्र प्रसाद को जो मत मिले वो मिले 83.81। इसके अलावा KT शाह को केवल 15.3 मत मिले। 1952 से 5 वर्ष तक 1957 तक प्रसाद साहब रहे। 1957 में फिर से प्रसाद साहब बन गए और इस बार इनको 99.35% वोट मिले और सामने थे NN दास सामने थे। फिर 1957 से 1962 तक यही रहे। फिर राजेंद्र प्रसाद को हटाया गया और उनकी जगह डॉक्टर S राधाकृष्णन जो हैं सामने खड़े हुए और S कृष्णन को 98% वोट मिले, 98.24। फिर 1962 से 1967 तक यही रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन फिर अगले राष्ट्रपति बने, चौथे नंबर के, और वो बने के सुब्बाराम के सामने जीत करके। डॉक्टर जाकिर हुसैन को 56% वोट मिले और के सुब्बाराम को 43% वोट मिले, मतलब 43% और कुछ ऊपर। उसके बाद 5वें बने 1967 में बने जाकिर हुसैन और 67 के 2 साल बाद VV गिरी बने। जाकिर हुसैन की शायद बीच में मृत्यु हो गई होगी। तो 1969 में VV गिरी बने और इनको 50.22% वोट मिले। सामने थे N संजीवन रेड्डी, इनको 48.50% वोट मिले। फिर 6ठे नंबर के राष्ट्रपति बने 1974 में फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 में बने। सामने थे त्रिदेव चौधरी, ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद को 80% वोट मिले। फिर बने 5वें नंबर जो VV गिरी बने थे ना, उनके सामने जो खड़े थे वो बने अब की बार N संजीवन रेड्डी। 1977 में ये बने, 74 में ये फखरुद्दीन अली अहमद बने और 74 के 3 साल बाद ही 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद हट गए। 1977 में बने संजीवन रेड्डी और इनको निर्विरोध चुना गया। इसके अलावा 1982 में 77 से 82 तक ये रहे ज्ञानी जैल सिंह बने 82 में 8वें नंबर के राष्ट्रपति। सामने थे HR खन्ना और इनको 72% वोट मिले ज्ञानी जैल सिंह के बाद में 1987 में बने R वेंकट रमन। फिर 1992 में बने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। फिर 1997 में बने KR नारायण। फिर 2002 में बने APJ अब्दुल कलाम साहब और 2007 में बनी श्री प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और फिर 2012 में बने प्रणब मुखर्जी और 2017 में रामनाथ कोविंद के सामने थी मीरा कुमार, ठीक है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें।
संविधान द्वारा राष्ट्रपति के पद के लिए निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं। पहला, वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो उसे पूर्व पद ग्रहण से पूर्व उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। दूसरा, वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तीसरा, उसे बिना कोई किराया चुकाए आधिकारिक निवास यानी राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा। चौथा, उसे संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियों, भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त होंगे। इसके अलावा उसकी उपलब्धियां, भत्ते एवं उसकी पदावधि के दौरान काम नहीं किए जाएंगे। 2018 में संसद ने राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। इसके पहले 2008 में उसकी पेंशन 3 लाख रुपये सालाना से बढ़ा करके प्रति माह के वेतन का 50% कर दी गई। इसके अलावा भूतपूर्व राष्ट्रपतियों को पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा, सचिवालयीन स्टाफ 1,00,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति के निधन के बाद उसके पति पत्नी को परिवार को पेंशन मिलती हैं जो कि राष्ट्रपति को मिलने वाली पेंशन से आधी होती हैं। इसके अलावा उन्हें पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा और सचिवालयीन स्टाफ एवं 20,000 रुपये प्रति वर्ष तक कार्यालयीन खर्च मिलता है। राष्ट्रपति को अनेक विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं। उसे अपने आधिकारिक कार्यों में किसी भी विधिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति होती है। वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी आपराधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति होती हैं, यहाँ तक कि व्यक्तिगत कृत्य से भी। वह गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, न ही जेल भेजा जा सकता। हालांकि 2 महीने के नोटिस देने के बाद उसे कार्यालय में उस पर उसके निजी कृत्यों के लिए अभियोग चलाया जा सकता है। पदावधि, महाभियोग या पद रिक्तता। राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि से 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अतिरिक्त उस कार्यकाल पूरा होने के पूर्व महाभियोग चलाकर उससे हटाया जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, राष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है। वह इस पद पर पुनः निर्वाचित हो सकता है। वह कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकता है। हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं बन सकता। राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान ने संविधान उल्लंघन वाक्य को परिभाषित नहीं किया है। महाभियोग के आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किए जा सकते हैं। इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों, जिस सदन ने आरोप लगाए हैं, के हस्ताक्षर होने चाहिए और राष्ट्रपति को 14 दिन नोटिस देना चाहिए। 14 दिन का नोटिस देना चाहिए। महाभियोग का प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित होने के पश्चात ये दूसरे सदन में भेजा जाता है, जिसे इस आरोपों की जांच करनी होती है। राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि दूसरा सदन इन आरोपों को सही पाता है तो महाभियोग प्रस्ताव का 2/3 बहुमत पारित करता है तो राष्ट्रपति प्रस्तावित पारित होने की तिथि से उसके पद से हटाना होगा। इस प्रकार महाभियोग संसद की एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। इस संदर्भ में 2 बातें ध्यान देने योग्य हैं। पहला, कि संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था, इस महाभियोग में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी केंद्र शासित विधानसभा के सदस्य इस महाभियोग प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकते जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता। राष्ट्रपति का पद निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है। पहला, 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने पर। दूसरा, उसके त्यागपत्र देने पर। तीसरा, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा उसे पद से हटाने पर। इसके अलावा उसकी मृत्यु होने पर। और इसके अलावा अन्यथा जैसे वह पद ग्रहण करने के लिए अर्ह न हो, निर्वाचन अवैध घोषित हो, तब भी उसे निम्न रूप पद रिक्त हो सकता है राष्ट्रपति का पद। 5 वर्ष की कार्यावधि समाप्त होने पर हो जाएगा। इसके अलावा त्यागपत्र देने पर, महाभियोग पर, मृत्यु पर और अन्यथा जैसे मान लो पद ग्रहण करने के लिए अर्ह ही न हो तो भी वो पद रिक्त रहेगा।
यदि पद रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना हो तो उस पद भरने के लिए कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि नए राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार की कोई देरी हो तो वर्तमान राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा 5 वर्ष के उपरांत भी, जब तक उसका उत्तराधिकारी कार्यभार ग्रहण न कर ले। संविधान में ये उपबंध राष्ट्रपति के न होने पर पद रिक्त होने के शासनांतरण से बचने के लिए किया गया है। इस स्थिति में उपराष्ट्रपति को यह अवसर नहीं मिलता कि वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करे और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करे। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है तो नए राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर कराना चाहिए। नया राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। यदि राष्ट्रपति का पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारणों से रिक्त हो तो नए उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने तक कार्यकाल के रूप में कार्य करेगा। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य ग्रहण करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति उसके पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो वह भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उसका भी पद रिक्त होने पर उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा और उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। जब कोई व्यक्ति जैसे उपराष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो उसे राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ प्राप्त होती हैं। वह संसद द्वारा निर्धारित सभी उपलब्धियाँ, भत्ते एवं विशेष अधिकार प्राप्त करता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य। राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित हैं। एक तो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, कूटनीतिक शक्तियाँ हैं, सैन्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ हैं। तो बात करते हैं कार्यकारी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियाँ व कार्य निम्न हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य उसके नाम पर किए जाते हैं। भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य जो हैं कार्यकारी शक्तियों में वो राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। और दूसरा, वह नियम बना सकता है ताकि उसके नाम पर दिए जाने वाले आदेश व अन्य अनुदेश वैध हो। ठीक, इसके अलावा वह ऐसे नियम बना सकता है जिससे केंद्र सरकार सहज रूप से कार्य कर सके और मंत्रियों को उक्त कार्य सहजता से वितरित हो सके। इसके अलावा वह प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वह उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसके अलावा वह महान्यायवादी की नियुक्ति करता है और उसके वेतन आदि निर्धारित करता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर कार्य करता है। इसके अलावा वह भारत के नियंत्रक, महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों, संघ लोक सेवा आयोग के संघ अध्यक्ष और सदस्यों, और इसके अलावा राज्य के राज्यपालों, इसके अलावा वित्त के आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के आदि की नियुक्ति करता है। किस किस की नियुक्ति करता है? महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य राज्यों के चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति भी, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी और सदस्य भी, और इसके अलावा राज्यों के राज्यपाल, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य आदि की नियुक्ति करता है। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्यों और विधायिका के प्रस्तावों से संबंधित जानकारी की मांग प्रधानमंत्री से कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने प्रधानमंत्री से किसी ऐसे निर्णय का प्रतिवेदन भेजने के लिए कह सकता है जो किसी मंत्री द्वारा लिया गया हो किंतु पूरी मंत्रिपरिषद ने इसका अनुमोदन नहीं किया हो। वह अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। वह केंद्र, राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए एक अंतर राज्यीय परिषद की नियुक्ति कर सकता है। वह स्वयं द्वारा नियुक्त प्रशासकों के द्वारा केंद्र राज्यों का प्रशासन सीधे संभालता है। वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। उससे अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये है इसकी कार्यकारी शक्तियाँ। हम सब बात करते हैं विधायी शक्तियों की। तो राष्ट्रपति भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। उसे निम्नलिखित विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली, वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और लोकसभा को विघटित कर सकता है। वह संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकता है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसके अलावा वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष के संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित कर सकता है। इसके अलावा वह संसद में लंबित किसी विधेयक या अन्य किसी संबंध में संसद को संदेश भेज सकता है। इसके अलावा यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हो तो वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। इस प्रकार राज्यसभा के सभापति व उपसभापति दोनों पद रिक्त हो तो वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को सदन के सदस्य सौंप सकता है।
इसके अलावा वह साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज से जुड़े अथवा जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। इसके अलावा वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों के समुदाय के लिए मनोनीत कर सकता है। हालांकि ये प्रावधान बढ़ गया है। वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद के सदस्यों की निर्भरता के प्रश्न पर निर्णय कर सकता है। संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयकों को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत की संचित निधि में खर्च संबंधी विधेयक अथवा राज्यों की सीमा परिवर्तन और नए राज्य के निर्माण संबंधी विधेयक जो हैं। इसके अलावा जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या फिर विधेयक अपनी स्वीकृति पर सुरक्षित रखता है। इसके अलावा विधेयक को संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि धन विधेयक नहीं है तो। हालांकि यदि संसद विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित करती है तो राष्ट्रपति अपनी सहमति देनी होती ही है। ये प्रावधान पहले नहीं था, अब जोड़ दिया है। राष्ट्रपति जो है वो राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल जब राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, विधेयक को अपनी स्वीकृति देता है या विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है या राज्यपाल को निर्देश देता है कि वह विधेयक को राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा दे। ये ध्यान देने की बात है, यदि राज्य विधायिका पुनः राष्ट्रपति को सहमति के लिए भेजती है तो राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, राज्य विधानसभा के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा वह संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद की पुनः बैठक में 6 हफ्तों के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करना आवश्यक है। और इसके अलावा वह किसी अध्यादेश को किसी भी समय वापस ले सकता है। इसके अलावा वह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, अन्य की रिपोर्ट संसद में समक्ष रखता है। इसके अलावा वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली एवं दमन एवं दीव में शांति, विकास, सुशासन के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी के लिए भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल जब तक वहाँ की विधानसभा निलंबित हो या विघटित हो उस अवस्था में। वित्तीय शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ और कार्य निम्नलिखित हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा, वह वार्षिक वित्तीय विवरण यानी केंद्रीय बजट को संसद के समक्ष रखता है। इसके अलावा अनुदान की कोई भी मांग उसके सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। इसके अलावा वह भारत की आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। इसके अलावा वह राज्य व केंद्र के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग का गठन कर सकता है। इसके अलावा बात करें न्यायिक शक्तियों की तो राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियाँ व कार्य निम्नलिखित हैं। वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश और इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति वो करता है राष्ट्रपति। इसके अलावा वह उच्चतम न्यायालय से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु उच्चतम न्यायालय की ये सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। इसके अलावा वह किसी अपराध के लिए दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है या दंड में क्षमादान, इसके अलावा प्राण दंड स्थगित, इसके अलावा राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है उन सभी मामलों में जिनमें सज़ा सैन्य न्यायालय में दी गई हो। इसके अलावा उन सभी मामलों में जिनमें केंद्रीय विधियों के विरुद्ध अपराध के लिए सज़ा दी गई हो। इसके अलावा उन सभी मामलों में जिसमें दंड का स्वरूप प्राण दंड हो, सज़ा माफ़ी दी जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा। इसके अलावा कूटनीतिक शक्तियों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। हालांकि इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य नहीं है। वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत में मंचों का प्रतिनिधित्व करता है और कूटनीतिज्ञों जैसे राजदूतों और उच्चायुक्तों को भेजता है, उनका स्वागत करता है। सैन्य शक्तियों की बात करें तो वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, जल, वायु सेना के प्रमुख की नियुक्ति करते हैं। वह युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है, किंतु यह संसद की अनुमति के अनुसार होता है। आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो उपरोक्त साधारण शक्तियों के अतिरिक्त संविधान ने राष्ट्रपति को निम्नलिखित 3 परिस्थितियों में आपातकालीन परिस्थितियां भी दी हैं। राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356 या 365 और वित्तीय आपातकाल जो है 360। राष्ट्रपति की वीटो शक्ति, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक तब अधिनियम बनता है तब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है। जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है उसके पास 3 विकल्प होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है अथवा विधेयक को स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है तो संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। हालांकि ये संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा संशोधन करके भेजती हैं तो राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी।
इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के कारण सुरक्षित रख सकता है। मतलब विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति को यह शक्ति देने के कारण है संसद को जल्दबाजी या सही ढंग से विचारित न किए गए विधान को बनाने से रोकना। इसके अलावा किसी संवैधानिक विधान रोकने के लिए, मतलब असंवैधानिक विधान को बनाना, उससे रोकने के लिए संसद को जल्दबाजी से और सही ढंग से विचारित न किए गए विधान को बनाने से रोकने के लिए जो राष्ट्रपति है वो विधेयक को अपने पास स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। वर्तमान राज्यों में कार्यकारी प्रमुखों की वीटो शक्ति को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। वर्तमान राज्य के कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं उनकी वीटो शक्ति को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अत्यंतिक वीटो यानी विधायक द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय पर सुरक्षित रखना। इसके अलावा विशेषित वीटो जो विधेयक द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त किए जा सके। इसके अलावा निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। इसके अलावा पॉकेट वीटो जो विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। इसके अलावा देखिए, अब राज्य के जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं उनकी, वर्तमान राज्यों के कार्यकारी प्रमुखों की शक्तियों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। अत्यंतिक वीटो वो होती हैं विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रख सकता है, अत्यंतिक वीटो होती हैं। विशेषित वीटो जो होती है राज्य प्रमुख की, मतलब राज्यों के कार्यकारी प्रमुख जो होते हैं, राज्यपाल उनकी बात कर रहे हूँ, तो विशेषित वीटो जो है विधायिका द्वारा उच्च बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। ठीक, इसके अलावा निलंबनकारी वीटो जो विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। इसके अलावा पॉकेट वीटो विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना। उपरोक्त 4 में से भारत के राष्ट्रपति में 3 शक्तियाँ अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो निहित है। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में विशेषित वीटो महत्वहीन है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग में की जाती है। भारत के राष्ट्रपति की तीनों वीटो की व्याख्या निम्न है। अत्यंतिक वीटो का मतलब क्या है, देखिए, इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। वह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता है। सामान्यतः ये वीटो 2 मामलों में प्रयोग की जाती हैं। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं हो द्वारा प्रस्तुत विधेयक। इसके अलावा दूसरा, सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, यानी जब विधेयक पारित हो गया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, ऐसी स्थिति में। इसके अलावा 1954 में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने PEPSU विनियोग विधेयक पर अपना निर्णय रोक कर रखा। वह विधेयक संसद द्वारा उस समय पारित किया गया जब PEPSU राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था, परंतु जब विधेयक स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया तो राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया था। पुनः 1951 में राष्ट्रपति डॉक्टर R वेंकटरमण द्वारा संसद सदस्य वेतन भत्ता पेंशन संशोधन विधेयक को 1991 के द्वारा विधेयक को रोक कर रखा। पुनः जो है राष्ट्रपति R वेंकटरमण ने 1951 में रोका था और पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1954 में रोका था। PEPSU राष्ट्रपति शासन लागू के समय था और बाद में राष्ट्रपति शासन हटाने के समय उनके पास पहुंचा था, इसलिए उन्होंने रोक लिया। इसके अलावा ये विधेयक संसद जो 1951 में लागू हुआ वो लोकसभा विघटित होने के 1 दिन पूर्व राष्ट्रपति की पूरी सिफारिश को प्राप्त किए बिना पारित किया गया। निलंबनकारी वीटो की बात करें तो राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग तब करता है जब किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना संशोधन के साथ पारित करता है तो राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी होता है। निलंबनकारी वीटो में इसका अर्थ यह कि राष्ट्रपति की इस वीटो को उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत द्वारा नहीं, जैसा कि अमेरिका में प्रचलित है। मतलब साधारण बहुमत है उसको निरस्त किया जा सकता है, उच्च बहुमत के द्वारा जो होगा उसको नहीं कर सकते। जैसा कि पूर्व में बताया गया, राष्ट्रपति धन विधेयकों के मामले में इस वीटो का प्रयोग नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता, परंतु संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। साधारणतः राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय देता है जब संसद में उसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। पॉकेट वीटो, इस मामले में राष्ट्रपति धन विधेयक पर इस मामले में राष्ट्रपति विधेयक पर न तो कोई सहमति देता और न ही अस्वीकृति देता और न ही लौटाता, परंतु एक अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। राष्ट्रपति विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देने की सकारात्मक नकारात्मक शक्ति जो है वो पॉकेट वीटो के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रपति इस वीटो शक्ति का प्रयोग इस आधार पर करता है कि संविधान में उसके समक्ष आए किसी विधेयक पर निर्णय देने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है।
दूसरी ओर अमेरिका में ये व्यवस्था राष्ट्रपति को 10 दिनों के भीतर विधेयक पुनर्विचार के लिए लौटाना होता है। इस प्रकार ये कहा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्ति के संबंध में अमेरिका राष्ट्रपति से ज़्यादा है। सन 1986 में राष्ट्रपति जैल सिंह द्वारा भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में इस वीटो का प्रयोग किया गया। राजीव गांधी सरकार द्वारा पारित विधेयक ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाई और इसकी अत्यधिक आलोचना हुई। 3 वर्ष पश्चात 1989 में अगले राष्ट्रपति आर वेंकटरमण ने विधेयक नई राष्ट्रपति मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया। ये बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। 24वें संविधान संशोधन 1971 में संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया। राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो जो है वो क्या काम करता है, देखिए। राज्य विधायिका के संबंध में भी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति जिस विधेयक यदि विधेयक राष्ट्रपति के पास विचार आया हो तो राज्यपाल कर दे तो बात बन जाती है, नहीं तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, उस पर स्वीकृति राष्ट्रपति दे देता है। मान लो जब कोई विधेयक राष्ट्रपति विधायक द्वारा पारित राज्यपाल के विचारार्थ अपनी उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प हैं, ठीक है। राज्यपाल के विचारार्थ आता है तो 4 विकल्प हैं उसके पास कि वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसके अलावा विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, और धन विधेयक ना हो तो वो लौटा सकता है, और वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित भी रख सकता है राज्यपाल। जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं अनुच्छेद 201 के तहत। 200 में लिखा गया है कि राज्यपाल स्वीकृति दे या न दे रख सकता है सुरक्षित, धन विधेयक लौटा सकता है ना हो तो, इसके अलावा राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रख सकता है। 200 में लिखा गया है। 201 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या करेगा, राज्यपाल के द्वारा भेजा गया कोई मतलब कोई विधेयक जो है तो राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, इसके अलावा विधेयक को सुरक्षित रख सकता है, अथवा राज्यपाल को निर्देश दे दे कि वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास जो है पुनर्विचार के लिए लौटा दे। यदि राज्यपाल विधायिका के संशोधन के बिना संशोधन करके विधेयक को पारित करता है, राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में ये समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों के संदर्भ में भी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति केंद्रीय और राज्य विधेयक के संबंध में वीटो का वर्णन का सारांश अगर आपको देखना है तो सारणी में बताता हूँ। देखिए, केंद्रीय और राज्य दोनों के बारे में बता देता हूँ। अगर सामान्य विधेयक के संबंध में है तो केंद्रीय विधानों में केंद्रीय विधायिका के संबंध में राष्ट्रपति स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, वापस भी कर सकता है। सामान्य विधेयकों के संबंध में अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। धन विधेयक में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अलावा संविधान संशोधन विधेयक में केवल स्वीकृति दे सकता है, न वापस कर सकता, न अस्वीकार कर सकता है, ठीक है। राज्य विधेयकों के संबंध में बात करें राष्ट्रपति की वीटो शक्ति की तो वो स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है और वापस भी कर सकता है सामान्य विधेयकों के संबंध में। इसके अलावा धन विधेयकों में स्वीकृति दे सकता है, अस्वीकार कर सकता है, परंतु वापस नहीं कर सकता। संशोधन विधेयक के संबंध में वह संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधेयक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, यानी संविधान संशोधन संबंधी विधेयकों को राज्य विधेयक में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन के बाद राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो की शक्ति हमने पढ़ ली। अब राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को संसद के सत्रावसान की अवधि में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त की गई है। इन अध्यादेशों का प्रभाव व शक्तियाँ संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह ही होता है, परंतु ये प्रकृति से अल्पकालीन होते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है, मतलब अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। ये शक्ति उसे अप्रत्याशित अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने हेतु दी गई है, परंतु इस शक्ति के प्रयोग से निम्नलिखित 4 सीमाएं हैं। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने में 4 सीमाएं हैं। पहला, वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद दोनों अथवा दोनों में किसी भी एक सदन का सत्र न चल रहा हो। अध्यादेश उस समय भी जारी किया जा सकता है। संसद में जब संसद में केवल एक सदन सत्र चल रहा हो, क्योंकि कोई भी विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना होता है और न केवल एक सदन द्वारा, तो दोनों सदनों में जब पारित नहीं होने की स्थिति हो तो राष्ट्रपति विधेयक जो है मतलब अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय भी जारी किया गया अध्यादेश अमान्य होता है।
उस समय जब दोनों चल रहे हो तो अमान्य होगा। इस प्रकार राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है विधायिका के समानांतर शक्ति नहीं है। बात करते हैं दूसरे की, तो वो कौन सी सीमा है जब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। वह कोई अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब इस बात से संतुष्ट है कि मौजूदा परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसके तत्कालीन कार्रवाई करना आवश्यक हो। इसके अलावा कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने के निर्णय पर न्यायालय में इस आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है कि राष्ट्रपति ने विचार पूर्वक संसद में एक सदन अथवा दोनों सदनों में कुछ समय के लिए स्थगित कर एक विवादास्पद विषय में अध्यादेश प्रख्यापित किया। मतलब अध्यादेश जो है उस अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट में मामला उठ सकता है। और कूपर केस 1970 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि राष्ट्रपति की संतुष्टि पर असद्भाव के आधार पर प्रश्न उठाया जा सकता है। इसके अलावा संसद को नज़रअंदाज किया जाता है जिससे संसद के प्राधिकार की परिवंचना हुई है। 38वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 में राष्ट्रपति की संतुष्टि अंतिम व मान्य होगी और न्यायिक समीक्षा से परे होगी, ऐसी बात लिखी थी। लेकिन 44वें से फिर से हटा दिया गया और अतः राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर न्यायिक समीक्षा चुनौती दी जा सकती है। इसके अलावा सभी मामलों में अध्यादेश जारी करने की उसकी शक्ति केवल समयावधि को छोड़कर संसद की कानून बनाने की शक्ति के समविस्तीर्ण ही है। उसकी दो विवक्षाएँ हैं। विवक्षाएँ क्या है देखिए, पहली कि अध्यादेश केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिन मुद्दों पर संसद कानून बना सकती है, ठीक। दूसरी, अध्यादेश पर वही संवैधानिक सीमाएं होती हैं जो संसद द्वारा बनाए गए कानून की होती हैं। अतः एक अध्यादेश किसी भी मौलिक अधिकार का लघुकरण अथवा उसको छीन नहीं सकता। इसके अलावा चौथा जो सीमा है जो है संसद सत्रावसान की अवधि में किया गया प्रत्येक अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों द्वारा समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि संसद के दोनों सदन उस अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो वो कानून का रूप धारण कर लेती हैं और इस पर संसद कोई कार्रवाई करती है तो संसद दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात अध्यादेश समाप्त हो सकता है। मतलब है कि अगर संसद की दोबारा बैठक के 6 हफ्ते के पश्चात अध्यादेश समाप्त हो जाएगा यदि संसद कोई कार्रवाई नहीं करती है। तो यदि संसद के दोनों सदनों में इसका निरानुमोदन कर दें तो निर्धारित 6 हफ्ते की अवधि में से पहले भी समाप्त हो सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों को अलग अलग तिथि में पुनः बैठक के लिए बुलाया जाता है तो 6 हफ्ते बाद वाली बैठक की तिथि से पहले गिने जाएंगे। इसका अर्थ है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह संसद की मंजूरी न मिलने की स्थिति में 6 हफ्तों होती है। अधिकतम अवधि 6 माह मंजूरी न मिले तो 6 हफ्ते और दोनों सत्रों के मध्य अधिकतम अवधि 6 महीने होती हैं। यदि कोई अध्यादेश सभा पटल पर रखने से पूर्व समाप्त हो जाता है इसके अंतर्गत किए गए कार्य वैध एवं प्रभावी रहेंगे। राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। हालांकि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसकी कार्य स्वतंत्रता का अंग नहीं है। किसी भी अध्यादेश को प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी कर सकता है अथवा वापस लेता है। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। इसका अर्थात इससे पिछली तिथि से प्रभावित किया जा सकता है। यह संसद किसी भी कार्य अथवा अध्यादेश को संशोधित अथवा निरसित कर सकती है। किसी विधि को भी परिवर्तित अथवा संशोधित कर सकती है। हालांकि संविधान संशोधन हेतु अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनोखी है तथा अधिकांश लोकतांत्रिक राज्यों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में प्रयोग नहीं की जाती हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति के पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा कि अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया राष्ट्रपति को उस परिस्थिति से निपटने में योग्य बनाती है जो आकस्मिक अथवा अचानक उत्पन्न होती हैं। वह संसद के सत्र कार्यरत नहीं होते हैं। यहाँ पर स्पष्ट है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति का अनुच्छेद 352 में वर्णित राष्ट्रीय आपातकाल से संबंध नहीं है। राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह न होने की स्थिति में भी अध्यादेश जारी कर सकता है। लोकसभा के नियम के अनुसार जब कोई विधेयक किसी अध्यादेश का स्थान लेने के सदन में प्रस्तुत किया जाता है उस समय अध्यादेश जारी करने के कारण परिस्थितियों को भी सदन में समय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब तक राष्ट्रपति के अध्यादेश पुनः जारी करने के संबंध में कोई भी मामला उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है, परंतु DC वाद व मामले 1987 में उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि निर्णय जो है यहाँ पर काफ़ी संगत है। इसमें न्यायालय द्वारा कहा गया कि 1967 से 1981 के बीच बिहार के राज्यपाल द्वारा 256 अध्यादेश जारी किए गए और इन्हें समय समय पर पुनः 1 से 14 वर्ष तक प्रभावी रखा गया।
न्यायालय ने कहा कि अध्यादेशों की भाषा में परिवर्तन किए बिना विधानसभा द्वारा पारित विधेयक का पारित करने का प्रयास न करके अध्यादेशों को पुनः प्रकाशन करना संविधान का उल्लंघन है। इस प्रकार के पुनः प्रकाशित अध्यादेश रद्द होने चाहिए। ये कहा गया कि अध्यादेश द्वारा विधि बनाने की वैकल्पिक शक्ति राज्य विधायिका को है, विधायी शक्ति का विकल्प नहीं बनना चाहिए। राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को व्यक्तियों को क्षमादान प्रदान करने की शक्ति है। निम्नलिखित मामलों में किसी भी अपराध के लिए दोषी करार दिए गए हो तो संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दिए गए दंड में वो उसे क्षमा कर सकता है। सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी दंड में यदि किसी दंड का स्वरूप मृत्युदंड हो तो भी। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति न्यायपालिका से स्वतंत्र है। वह एक कार्यकारी शक्ति है, परंतु राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करने के लिए किसी न्यायालय की तरफ पेश नहीं आता। राष्ट्रपति इस शक्ति के दो रूप हैं: विधि के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली न्यायिक गलती को सुधारने के लिए। इसके अलावा किसी राष्ट्रपति द्वारा दंड का स्वरूप अधिक कड़ा समझता है तो उसे बचाव प्रदान करता है। राष्ट्रपति की समाधान शक्ति के संबंध में निम्नलिखित बातें हैं: क्षमा, दंड और बंदीकरण दोनों को हटा सकता है तथा दोषी की सभी दंडादेश निरर्हता से पूर्णतः मुक्त कर सकता है। लघुकरण का मतलब है किसी दंड के स्वरूप को बदलकर कम करना। मृत्युदंड का लघुकरण कठोर कारावास में परिवर्तित कर सकता है, जिसे साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब यह है कि सजा कम कर सकता है। परिहार का मतलब क्या है कि दंड के प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। उदाहरण के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कारावास में परिहार करना। विराम का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है किसी दोषी को मूल रूप से सजा दी गई किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना, जैसे शारीरिक अपंगता अथवा महिला की गर्भावस्था की अवधि में विराम दे सकता है। इसके अलावा प्रविलंबन का मतलब है किसी दंड यानी मृत्यु दंड पर अस्थायी रोक लगाना। इसका उद्देश्य किसी दोषी को क्षमा याचना अथवा दंड के स्वरूप की याचना के लिए समय देना। संविधान के अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्तियां हैं। अतः राज्यपाल किसी भी दंड को क्षमादान कर सकता है, अस्थायी रूप से रोक सकता है, सजा की अवधि को कम कर सकता है। वह राज्य विधि के विरुद्ध अपराध में दोषी व्यक्ति को सजा के लिए निलंबित कर सकता है, दंड का स्वरूप बदल सकता है, दंड की अवधि कम कर सकता है। परंतु निम्नलिखित 2 परिस्थितियों में राज्यपाल क्षमादान शक्तियाँ राष्ट्रपति से भिन्न हैं। कौन सी में? राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई क्षमादान कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं। मतलब राष्ट्रपति सैन्य मामलों में भी क्षमादान कर सकता है, राज्यपाल नहीं कर सकता। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमादान कर सकता है, परंतु राज्यपाल नहीं कर सकता। राज्य विधि द्वारा मृत्युदंड सजा को क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, न कि राज्यपाल में। हालांकि राज्यपाल मृत्युदंड को निलंबित दंड का स्वरूप परिवर्तित अथवा दंडावधि को कम कर सकता है। दूसरे शब्दों में मृत्युदंड के निलंबन, दंडावधि कम करने, दंड का स्वरूप बदलने राज्यपाल व राष्ट्रपति की शक्तियाँ समान है। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का विभिन्न मामलों में अध्ययन कर निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति को निम्नलिखित मामलों में निम्नलिखित सिद्धांत बनाए हैं कि दया की याचना करने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति से मौखिक सुनवाई का अधिकार नहीं है। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति साक्ष्य का पुनः अध्ययन कर सकता है, उसका विचार न्यायालय से भिन्न हो सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर करेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति अपने आदेश के कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। इसके अलावा मतलब आदेश दे दिया उसने, वो कारण बताने के लिए बाध्य नहीं। राष्ट्रपति न केवल दंड पर राहत दे सकता बल्कि प्रामाणिक भूल के लिए भी राहत दे सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई भी दिशा निर्देश निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति इस शक्ति पर न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, सिवाय जहां राष्ट्रपति का निर्णय स्वेच्छाचारी, विवेक रहित और दुर्भावनापूर्ण अथवा भेदभावपूर्ण हो। इसके अलावा जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति। संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है, फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता व सलाह से करता है। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राष्ट्रपति की वास्तविक शक्ति से वास्तविक स्थिति को निम्न प्रकार से बताया है। भारतीय संविधान में भारतीय संघ के कार्यकलापों का एक प्रमुख होता है जिसे राष्ट्रपति का कहा जाएगा। कार्यपालक उपाधि अमेरिका के राष्ट्रपति की याद दिलाती हैं। नाम से समानता के अतिरिक्त अमेरिका में प्रचलित सरकार में भारतीय संविधान के तहत न कि सरकार में कोई समानता नहीं है। नाम के अतिरिक्त सरकार की अमेरिका व्यवस्था में राष्ट्रपति व्यवस्था कहा जाता है और भारतीय व्यवस्था को संसदीय व्यवस्था कहा जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति व्यवस्था में कार्यकारी और प्रशासनिक शक्तियाँ दोनों में राष्ट्रपति के पास होती हैं।
इसके अलावा राष्ट्रपति, भारतीय संविधान में अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की स्थिति होती है। मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति की स्थिति वही है जो ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत राजा की होती हैं। वह राष्ट्र का एक प्रमुख होता है पर कार्यकारी नहीं होता है। राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर शासन नहीं करता है। वह राष्ट्र का एक प्रतीक है। वह प्रशासन के रूप में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मोहर के रूप में है जिसके नाम पर राष्ट्र के निर्णय लिए जाते हैं। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर करता है। उसकी सलाह के विरुद्ध, उसकी सलाह के बिना कुछ नहीं कर सकता। अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी सचिव को किसी भी समय हटा सकता है। भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है जब तक उसके मंत्रियों का संसद में बहुमत हो। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति समझने के लिए विशेष रूप से अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 74, 75 के प्रावधानों में संदर्भ लिया गया है। देखिए, अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अनुच्छेद 53 में ऐसा लिखा गया है। इसके अनुच्छेद 74 में 75 में क्या कहा गया है? 74 में लिखा गया राष्ट्रपति को सहायता सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होगी। वह संविधान के अनुसार कार्यों व उसके कर्तव्यों पर निर्वहन करेगा। 72 में क्षमादान की शक्ति और 74 में सलाह होगी। सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली, राष्ट्रपति की सलाह के लिए। और 78 में आपको पता ही है इसी तरह का अध्यादेश जारी करने से संबंधित कुछ होता होगा। इसके अलावा मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। 75 में लिखा है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ये उपबंध संसदीय व्यवस्था की नींव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी सरकार द्वारा कहा गया कि राष्ट्रपति पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी है। 44वें संशोधन द्वारा अधिनियम 1968 जनता पार्टी में कहा गया कि राष्ट्रपति अधिकार है कि वह सामान्य अथवा अन्य रूप से मंत्रिमंडल की सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। हालांकि पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानने के लिए वो बाध्य हैं। अन्य शब्दों में राष्ट्रपति एक बार किसी सलाह को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेज सकता है, परंतु पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के लिए मानने के लिए बाध्य हैं। अक्टूबर 1997 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रपति KR नारायणन को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन KR नारायणन को 1997 में उत्तर प्रदेश में लगाने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने इस मामले में पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। तब मंत्रिमंडल में मामले को आगे न बढ़ाने का निर्णय लिया। इस प्रकार बीजेपी की कल्याण सिंह नेतृत्व वाली सरकार बच गई। पुनः 1998 में राष्ट्रपति KR नारायणन ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने संबंधी पुनर्विचार के लिए लौटा दिया। कुछ महीने पश्चात कैबिनेट ने वह पुनः वही सलाह दी। केवल तभी फरवरी 1999 में बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। यद्यपि राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेक स्वतंत्रता नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिगत विवेक जन्य स्वतंत्रताएं हैं। राष्ट्रपति निम्नलिखित परिस्थितियों में विवेक स्वतंत्रता का प्रयोग बिना मंत्रिमंडल की सलाह पर कर सकता है। पहला, लोकसभा में किसी दल के पास स्पष्ट बहुमत न होने पर अथवा प्रधानमंत्री अचानक मृत्यु हो जाए तो उसका स्पष्ट उत्तराधिकारी न होने पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो। इसके अलावा वह मंत्रिमंडल को विघटित कर सकता है यदि वह सदन में विश्वास मत सिद्ध न कर सके। इसके अलावा वह लोकसभा को विघटित कर सकता है यदि मंत्रिमंडल में अपना बहुमत खो दे तो ये थे हमारे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद बता देता हूँ मैं। अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति की बात इसमें लिखी गई है 52 में। 53 में संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ लिखी गई हैं। 54 में राष्ट्रपति को चुनाव से संबंधित बातें लिखी गई हैं। 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित तरीका लिखा गया है। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल लिखा गया है। 57 में पुनः चुनाव के लिए अर्हता लिखी गई है। 58 में राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए योग्यता लिखी गई है। 59 के लिए राष्ट्रपति कार्यकाल की दशाएं लिखी गई हैं। 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण लिखी गई हैं। 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया लिखी गई है। 62 में राष्ट्रपति पद की रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव कराने का समय लिखा गया है। 65 उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, ऐसा लिखा गया है। 71 में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित मामले लिखे गए हैं। 72 में राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है, मामला लिखा गया है। 74 में मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति परामर्श सहयोग प्रदान करना लिखा गया है, मतलब 74 में मंत्रिपरिषद होगी। इसके अलावा 75 में मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्य वेतन और वेतन लिखा गया है। 76 में भारत के महान्यायवादी लिखे गए हैं। 77 में भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन लिखा गया है। 78 में राष्ट्रपति को सूचना देने के लिए मंत्रिपरिषद के दायित्व लिखे गए हैं। 85 में संसद के सत्रावसान या भंग करना लिखा गया है। 111 में संसद द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति प्रदान करना लिखा गया है। 112 में संसदीय बजट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उस पर लिखा गया है। इसके अलावा 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति लिखी गई। 143 में राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति भी लिखी गई है। तो ये था राष्ट्रपति के बारे में।
और इसके बाद अगले भाग में पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में।